अभी अंश टेक्सटाइल लिमिटेड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अभी अंश टेक्सटाइल लिमिटेड ये कंपनी एक दिल्ली एनसीआर बेस्ड कंपनी है। 2005 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी कॉटन यार्न की मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिक की ट्रेडिंग का काम करती है। एंड जो भी इस तरह की कंपनियां होती हैं, जब से ये ई कॉमर्स का बूम आया है, ज्यादातर केसेस में उन कंपनीज ने अपने खुद के ब्रांड्स डेवलप कर लिए हैं। अब वो कपड़े स्टिच करके भी ऑनलाइन बेचती हैं एंड इस कंपनी ने भी ऐसा करना शुरू किया है। बट अभी इस कंपनी की उस पर्टिकुलर सेगमेंट से रेवेन्यू थोड़ी सी सिग्निफिकेंट नहीं है। सो बेसिकली इस कंपनी के तीन बिजनेस हो गए। एक तो होगा कॉटन यार्न की मैन्युफैक्चरिंग एंड दूसरा हो गया फैब्रिक की ट्रेडिंग एंड तीसरा हो गया अपने खुद की क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड देन उनको ऑनलाइन बेचना अपने खुद के ब्रांड नेम के अंदर। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया दैट इस कंपनी ने खुद के ब्रांड्स तो लॉन्च कर दिए हैं, कपड़े स्टिच करके ये कंपनी बेचती है, बट वहां से अभी रेवेन्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। बट जो कॉटन यार्न है वहां से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 77% आता है। 23% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की फैब्रिक ट्रेडिंग से। एंड ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, यहाँ पर हमें काफी रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है। आई मीन ये 2022 में सिर्फ 2% थी एंड अब बढ़कर ये 23% तक पहुंच गई है। अब ये कंपनी कितने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, कितनी डोमेस्टिक सेल करती है, ये हमें इस कंपनी के आईपीओ पेपर में नहीं दिखा। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू टेल यू दैट। मे बी कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर्स में मेंशन किया हो, बट शायद मैं उसको नहीं ढूंढ पाया। तो आप अपने एफर्ट्स डाल सकते हो, ढूंढ सकते हो। एंड जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, आज की डेट में वो सेक्टर एक किस्म से बूम कर रहा है। बिकॉज जब से बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ है, इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, एक तो जो उस सेक्टर की लिस्टेड कंपनियां हैं उन्होंने काफी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं एंड उनका बिजनेस बढ़ रहा है। जो फॉरेन से इंक्वायरीज ज्यादा आ रही हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। सो ये इस कंपनी के लिए एक सुटेबल बिजनेस है अपना आईपीओ लाने के लिए एंड अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। बट एक प्रॉब्लम है दैट जो ये इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, वहां पर ये कंपनी 92% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है। मतलब अगर ये कंपनी अपने बिजनेस को सिग्निफिकेंटली बढ़ाना चाहे तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी वहां पर। बिकॉज अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो फिर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनहेंस करनी पड़ेगी, उसको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, फैब्रिक ट्रेडिंग से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, बट जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, अगर वहां पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो फिर आपका बिजनेस सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, ऐसा होने के चांसेस थोड़े से कम है। एंड ये हमें इस कंपनी के आईपीओ के बाद भी नहीं दिख रहा है। रीजन बीइंग, इस आईपीओ की जो भी प्रोसीड इस कंपनी के पास आएगी, उन पैसों को ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, अपने डेट्स की रिपेमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। कैपेसिटी एक्सपेंशन में कोई भी पैसा यूज नहीं हो। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपना आईपीओ 86.67 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। तो हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, कंपनी का बिजनेस देख लिया दैट अभी बिजनेस कैसा है। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। एसेट बेस से शुरू करते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 43 करोड़ रुपीस का। अगले साल माइनर ग्रोथ आई है, 46 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, 47 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 65 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 120 करोड़ रुपीस की। अगले साल थोड़ा सा ग्रोथ आया है, माइनर, हम इसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे। अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू 121.5 करोड़ रुपीस तक पहुंची है। बट मार्च 2024 में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है एंड इस कंपनी की रेवेन्यू ये 142 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 1.56 करोड़ रुपीस का। अगले साल ड्रास्टिक रिडक्शन आया है, ये 30 लाख रुपए से कम हो गया है। बट मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 3.3 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड ऐसे ही जो ये कंपनी है, पहले ये अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही थी, अब ये नेगेटिव हो गया है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था 7.67 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये घटकर 2.71 करोड़ रुपीस पर आ गया है एंड मार्च 2024 में ये नेगेटिव हो गया है मोर देन 12 करोड़ रुपीस का। एंड ऐसे टाइम में इस कंपनी की बुक्स में 44.82 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। नाउ आई मीन आप इस कंपनी के प्रॉफिट देखो, अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ रुपए के आसपास। इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये नेगेटिव हो गया है। ऐसे टाइम पर आपकी बुक्स में मोर देन 44 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है, तो ये थोड़ी नहीं बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है। बेसिकली जो बैंक्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो बोरोवर होता है उसको प्रेस करने लग जाते हैं दैट आप अपने बिजनेस को इंप्रूव करो, अदरवाइज हम लोन को रिकॉल करेंगे या फिर आप हमें एडिशनल सिक्योरिटी दो। तो ये कंपनी आई एम प्रीटी श्योर इस तरह की सिचुएशन फेस कर रही होगी। एंड जो ये इस तरह की सिचुएशन होती है, इसको दो तीन तरह से ही टेक केयर किया जाता है।
एक तो है आप फ्रेश डेट बिल्कुल मत लो, दूसरा जो आपका एग्जिस्टिंग डेट है उसको रीपे कर दो या फिर पार्ट पेमेंट कर दो, तीसरा आप अपनी सेल्स को बढ़ाओ, रेवेन्यू को बढ़ाओ। एंड इस आईपीओ के थ्रू ये कंपनी एक किस्म से तीनों काम करने वाली है, बिकॉज आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे आएंगे ये कंपनी फ्रेश डेट नहीं लेगी, जो एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो इक्विटी वाले पैसों से यूज करेगी, दूसरा कंपनी कुछ डेट की रीपेमेंट करेगी, तीसरा अगर कंपनी वर्किंग कैपिटल में इक्विटी वाले पैसे यूज करेगी तो सेल्स तो बढ़ेगी, डेट नहीं बढ़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो फिर कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्जिन की, तो ये कंपनी 6.82% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, ये कंपनी 2.35% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 2.88% की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 15.88% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो मार्जिन एक किस्म से एक्सेप्टेबल है, एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो कम है बट एक किस्म से एक्सेप्टेबल है, बिकॉज ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, एंड जो B2B सेगमेंट वाली कंपनियां होती हैं अगर उनके प्रोडक्ट्स में दम नहीं है तो उनके मार्जिन हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होते। इस कंपनी के मार्जिन एक किस्म से एक्सेप्टेबल लिमिट में है, देयर आर कंपनीज जिनके मार्जिन इससे भी कहीं गए गुजरे हैं। एंड जो इस कंपनी का आईपीओ साइज है ये है 26 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू है, एंड 62 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है, 2000 शेयर्स का लॉट साइज है, एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,24,000 रुपीस। 20 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 24 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 27 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए? तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, थोड़ा सा सोच समझ कर लें। बट जो ये इस कंपनी का बिजनेस है, काफी नीश सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, हालांकि मार्जिन थोड़े से कम है बट आज की डेट में इस पर्टिकुलर बिजनेस को काफी अच्छा माना जाएगा बिकॉज ऑफ बांग्लादेश अनरेस्ट। एंड उसकी वजह से क्या है, जो टेक्सटाइल बिजनेस है बांग्लादेश से इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, एंड जो इस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनियां हैं उनके जो लिस्टेड कंपनियां थी ऑलरेडी उनके शेयर शूट अप हो गए हैं, एंड जो इस तरह की कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं, मान के चलो अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बम्पर लिस्टिंग होगी, एंड उसके कुछ टाइम बाद भी ये कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स देंगी। ये कंपनी क्या करेगी ये अभी हमें नहीं पता, बिकॉज अभी रिसेंट में रेट कट हुआ है, तो मे बी इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला, आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।